स्टोरी जो है आपको चित्र दिमाग में ऐसे ठोक दूंगा कि आप एकदम बिल्कुल इसको नहीं भूलोगे। यानी आज की इस वीडियो से रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठ एग्जाम के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और टॉपर लिस्ट में नाम भी आएगा। बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। जितने भी मेरे प्यारे दोस्त बच्चे हैं जुड़े हुए इस चैनल से, उन सब की बेहतर वीडियो डेली टू डेली मिल रही है। और आज की इस वीडियो में बाबू आपका समझिए कि क्लास 12 हिंदी का 5 नंबर का यहाँ से यानी कि वीडियो होने जा रही है। इस वीडियो से यानी कि 5 नंबर बिल्कुल आपको समझाएंगे कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करके जाना है। साथ में यहाँ पे स्टोरी जो है आपको चित्र दिमाग में ऐसे ठोक दूंगा कि आप एकदम बिल्कुल इसको नहीं भूलोगे। यानी आज की इस वीडियो से अच्छे से तैयारी कर लेना, और जो 24 तारीख को छापने जाओगे ना, आप समझिए कि 100% इस वीडियो से तैयार करके जाओगे। ठीक, चलिए सबसे पहले यहाँ पे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा नहीं बस दो ही तैयार कर लो, ट्रिक से समझाएंगे बेहतर तरीके से। तो वीडियो को प्यारा सा बाबू लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार हो बाबू सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। डेली आपको वीडियोस मिलेंगी। और सबसे बड़ी बात, ये पंचलाइट और बहादुर बहुत ही बेहतर तरीके से समझाऊंगा इसको। आपको इसका कहानी माइंड में सेट कर दूंगा कि कहानी को आप अपने आप ही लिख लोगे। ठीक है, देखो जैसे पंचलाइट कहानी का सारांश पेपर में पूछता है ना, अब इसको लिखोगे कैसे, क्योंकि भूल जाते हो बार बार, तो ठीक से देखो। और बहादुर, इस दोनों को इस वन शॉट वीडियो में 10 मिनट में खत्म करते हैं। चलिए सबसे बड़ी बात, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, पीडीएफ पाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम टेलीग्राम से जोड़ रहे हैं। टेलीग्राम का नाम देखिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन जो बच्चे डाउनलोड किए हैं और उसको डीके सर क्लासेस सर्च करना है। जैसे ही सर्च करोगे 1700-1800 बच्चे अभी जुड़े हैं तत्काल में, आप लोग भी उसमें जुड़ जाओ। और चलिए सबसे पहले कहां पे चलेंगे, पंचलाइट पे। बहुत ही आराम से समझेंगे इस कहानी को, अपने माइंड में यानी कि अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहला है पंचलाइट। क्या लिखा है इसमें, कैसे लिखेंगे सर, तो पंचलाइट एक पहले यहाँ पे हेडिंग डालिएगा और लिखिएगा कि पंचलाइट कहानी फंडीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है। समझिए इस बात को, समझिए कि ये जो पंचलाइट कहानी बनी थी, ये कहानी फंडीश्वर नाथ रेणु जी की एक आंचलिक कहानी है, उनके जीवन से जुड़ी हुई आंचलिक कहानी है। ठीक है, अब इस कहानी में बिहार के पिछड़े गांव के परिवेश की बहुत सी सुंदर चित्रण किया गया है। समझिए कि ये बिहार है और एक बिहार का छोटा सा गांव है, जिस बिहार के छोटे से गांव का ये परिवेश की बात की गई है। ठीक है, अब इसके आगे यहां तक तो लिख लोगे आराम से। आगे देखो बाबू, इस गांव में गोधन नाम का एक लड़का रहता था। इसी गांव में, किस गांव में, जो सुंदर सा बिहार का पिछड़ा हुआ गांव है, उसी गांव में एक गोधन नाम का, ये देखिए मैंने कितना प्यारा सा एक गोधन का फिगर भी बना दिया है, इसी का नाम यहाँ पे लिख देना है कि गोधन नाम का एक लड़का था, रहता था। ठीक, जो गांव की एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता है। ये कहानी अच्छे से याद कर लो कि उस गांव में एक मुनरी नाम की एक लड़की थी, जिससे वो क्या करता था, प्रेम करता था। ऐसे ही आप भी लिखोगे। ठीक, अब यहां से देखो, मुनरी माँ यानी मुनरी की माँ ने गांव के पंचों से गोधन की शिकायत की थी। जो मुनरी की माँ थी, गांव के जो लोग थे पंच में, उनसे शिकायत की थी। क्या बोली थी कि वह उसके बाहर के यानी कि वह उसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाता है। सिनेमा मतलब कि कोई भी ऐसा गाना गाता है जो कि बहुत ही अपशब्द था, तो गाना गाता और गुजरता है, यानी कि उसके घर के बगल से कौन, गोधन। इसी तरीके से याद करना। इस कारण से गांव के पंचों ने उसे बिरादरी से निकाल रखा है। इसी कारण से जो गांव के पंच थे, उसको बिरादरी से अपने बाहर निकाल दिया था, उसको कुजात बोलते थे। एक दिन यानी कि एक दिन रामनवमी के मेले से गांव वाले पंचलाइट खरीद कर लाते हैं। यानी कि एक दिन वहां पे रामनवमी का मेला लगता था उस परिवेश में, गांव का बिहार वाला में, वहां से एक पंचलाइट खरीद लेते हैं। क्या है, पंचलाइट।
अब इसकी बात कैसे आगे बढ़ेगी देखिए, खरीद लाते हैं और सभी लोग पंचलाइट को देखने के लिए उत्सुक थे, यानी कि सब लोग जो भाई वहां के लोग थे देखने के लिए उत्सुक थे कि कैसा है, इसमें क्या है, इसका काम क्या है, ठीक है ना। अब यहां तक लिख लोगे, लेकिन समस्या यह उठती है कि पंचलाइट आखिर जलाएगा कौन। समस्या यह भी है ना कि आखिर ये जलाएगा कौन, ठीक, ऐसे ही लिखोगे। क्योंकि सीधे साधे लोग, वहां के जो लोग थे बिहार पिछड़े परिवेश के, वहां के सीधे साधे लोग उसे जलाना भी नहीं जानते थे। सीधे साधे उसे लोग कहते हैं जो कम पढ़ा लिखा हो, यानी पढ़े कम ही हो, यानी उसको कुछ भी जानकारी ये नहीं है, उसे सीधे साधे लोग कहेंगे, ठीक। जलाना भी नहीं जानते थे। इसके बाद मुनरी को पता था कि गोधन पंचलाइट जला यानी जलाना जानता है। जो मुनरी थी जिससे वो लड़का से प्रेम करती थी, उसको पता था कि ये गोधन जो है इसको क्या कर सकता है, जला सकता है। वह बड़ी चतुराई से यह बात जो है पंच तक पहुंचा देती है, यानी कि उसको पता था और वह पंचों तक जाके बता देती है, ठीक है। और आप भी ऐसे लिखना, पंच गोधन को पुनः, पुनः का मतलब होता है दोबारा, बिरादरी में शामिल करने के लिए मान जाते हैं कि चलो भाई फिर से उसको शामिल कर लेते हैं क्योंकि काम के लायक है इसके पास। और गोधन पंचलाइट को जला देता है। क्या करता है, उस पंचलाइट को क्या करता है बाबू, जला देता है। और मुनरी की माँ गुलरी, जो मुनरी की माँ थी उसका नाम था गुलरी, काकी प्रसन्न हो जाती है और गोधन को शाम के भोजन के लिए आमंत्रित करती है। क्या करती है, आमंत्रित का मतलब इन्विटेशन करती है, बुलाती है खाना खाने के लिए कि आज हमारे घर तुम्हारा न्योता है, आके खाओ, ठीक है, आमंत्रित करती है। पंच भी अत्यधिक उत्साहित होकर गोधन को कहते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, यानी कि तुम्हारा 7 खून जो भी तुमने गलतियां किया, चलो भाई उसको माफ करते हैं। अब खूब गाओ सलीम का गाना, कोई अंतर नहीं, क्योंकि तुम्हारे पास उतना गुण है कि तुम्हारा यहाँ पे 7 खून क्या होता है, माफ होता है। आगे लिखेंगे कि पंचलाइट की रोशनी में लोग कीर्तन और भजन, कीर्तन भजन उसी को मतलब कि वहाँ पे बैठ के भजन कीर्तन प्रभु का नाम लेते हैं तथा खुशियाँ मनाते हैं। बस इतना सा तो आपको लिखना था बाबू। तो आपको ये छोटी सी बिहार का गांव है, उसमें एक परिवेश बिहार का है, वहाँ पे एक लड़का रहता था जिसका नाम था गोधन। वो एक मुनरी नामक लड़की से प्रेम करता था और ये गोधन के बारे में सब गांव वाले जान गए थे, उसकी माँ बता देती। तो अब इसीलिए इसको बाहर कर दिए थे, मतलब कि अपने पटीदारी से। अब कुछ दिन के बाद वो पंचलाइट की समस्या आई, ये पंचलाइट को चला दिया, फिर से शामिल हो गए। इसी तरीके से ये समस्या को समाधान कर लिए। आप भी ऐसे कहानी को याद कर लो आराम से, मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और बिना देखे हुए लिखने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब चलते हैं, ये तो हो गया बाबू। इसके बाद हम करेंगे बात यहाँ से बहादुर कहानी। ये बहादुर कहानी भी बहुत ही साहसी कहानी है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। आपको देखिए चुटकियों में कैसे सिखाते हैं, बस लिखना सीख लो और इसको याद कर लो, तुरंत ही सिखाएंगे। ये है पंचलाइट जो कि सॉरी बहादुर, जो कि प्रश्न संख्या 6 पर ही आएगा ये भी। अब कैसे लिखोगे, इसमें 2-3 थे बस आपको हेडिंग के वाइज लिखना है। जैसे पहले लिख देना हेडिंग कि बहादुर के प्रमुख पात्र, बहादुर का चरित्र चित्रण, ऐसे सारांश नहीं इसका लिखना है, इसका चरित्र चित्रण लिखा जाता है इसमें। जैसे कि मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया था, कहानी का सारांश नहीं, इसके बारे में हमें क्या करना है, इसके चरित्र को बारे में वर्णन करना है, ठीक है। चलिए ये तो पहली हेडिंग। इसके बारे में क्या लिखोगे बाबू कि अमरकांत जी द्वारा लिखी कहानी बहादुर का प्रमुख पात्र बहादुर है, यानी ऐसे ही आपको लिखना होगा। जिसकी चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार है। चारित्रिक का मतलब होता है 4 विशेषता। उस बहादुर के अंदर 4 विशेषता भी था, कौन कौन से, और उसके बारे में हेडिंग लगा के लिख देना विशेषता के बारे में। पहला लिख दीजिएगा कि छल कपट रहित। इसका मतलब हुआ कि इसके पास कोई भी छल कपट नहीं था। अब हेडिंग लगाएंगे, इसके बारे में लिखेंगे थोड़ा सा 2 लाइन की बहादुर छल कपट से रहित भोला बालक है जिसकी उम्र लगभग 12 से 13 वर्ष है। बहादुर एक नेपाली लड़का है। बस इतना सा आपको लिखना है, 2 से 3 लाइन इस हेडिंग को आगे बढ़ाएंगे। चलिए अगला हेडिंग है इसमें बाबू कि परिश्रमी हंसमुख एवं मृदभाषी। वह परिश्रमी यानी कि कोई भी काम को अच्छे से ईमानदारी से करता, हंसमुख भी था, ज्यादा गुस्सेला नहीं था, और मृदुभाषी का मतलब होता है हमेशा
कोमलता से बोलता था, यानी कठोर वचन नहीं बोलता था। ठीक है, अब इसको हेडिंग लगाने के तुरंत बाद लिखोगे कि बहादुर हर समय हंसते रहते थे, जिससे भी बोलते थे बड़ी ही नम्रता एवं मृदुता के साथ। वह अत्यधिक परिश्रमी है, पूरे घर के सदस्यों का काम अथक करता है। ऐसे ही आप भी पेपर में छाप देना। ठीक, अगली हेडिंग क्या लिखोगे बाबू? तीसरा नंबर, ये तीसरा चरित्र है उसका कि सहनशील और ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला था, यानी कि उसके पास सहने की क्षमता थी, कोई गलती हो जाए तो भी सह लेता था, ईमानदार भी था और सच्चे हृदय से कोई भी काम करता था। हेडिंग लगाओ, फटाक से लिखो कि बहादुर सत्य हृदय है, वह ईमानदार होने के साथ साथ सच्चे मन वाला बालक है। बस थोड़ा सा आगे और भी लिखना होगा बाबू। ठीक, क्या लिखोगे यहाँ पे? ध्यान से देखो कि किशोर उससे बार बार, यहाँ पे बार बार होगा बाबू, बार बार बदसलूकी करता है। बदसलूकी का मतलब गाली गलौज, ठीक है, मजाक वजाक, परंतु वह थोड़ी ही देर में भुला देता है कि चलो भाई बदसलूकी कर रहा है, बार बार मजाक कर रहा है तो भूल जाता है। लेकिन जब भी उसे कोई बाप की गाली दे देता है तो बहादुर का स्वाभिमान जाग जाता है। कोई भी पेरेंट्स का अगर गाली कोई दे दे तो उसके अंदर की जो भावना होगी, स्वाभिमान, वो जाग जाएगा। तो ये उसके अंदर थी और होनी भी चाहिए। ठीक, अगला इसमें हेडिंग होगा 4 नंबर, मातृप्रीत भक्तः। मातृप्रीत का मतलब माता पिता के, भक्त मतलब वो सच्चा भक्त था, अपने माता पिता की सेवा करने वाला। तो यहाँ पे हेडिंग लगाओगे। अब इसके बाद क्या लिखोगे कि बालक बहादुर अपने माता पिता के प्रति भक्ति भावना रखता है, अपने कमाए पैसे माँ को ही देना चाहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि बहादुर एक प्रकार का कुशल, स्नेही एवं ईमानदार बालक है। उसका चरित्र पाठक को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। बस इतना ही लिखेंगे तो आपको तुरंत जो है एग्जामिनर 5 नंबर दे देगा। तो ये कहानी कैसी लगी बाबू? वीडियो को थम्स अप कर दो, लाइक कर दो, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस कर लो। और जो भी बच्चे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं बाबू, फ्री में आपको पीडीएफ दे रहे हैं इसका। चलिए टेलीग्राम पे आइए सब लोग, जो डाउनलोड नहीं किए डाउनलोड कर लो, प्ले स्टोर से टेलीग्राम सब लोग डाउनलोड किए हैं सब लोग। और डीके सर क्लासेस सर्च करना, जाके क्या करना, इसी चैनल का नाम है, वहां भी यही लोगो लगा है, सेम टू सेम जो यूट्यूब पे लगा है ना बाबू, वाईटी पर, तो सेम वही वहां भी दिखेगा। और 1700 से 1800 बच्चे जुड़े हैं उसमें। आप भी जाइए डीके सर सर्च कीजिए, जुड़ जाइए, पीडीएफ वहां पे पाइए, अच्छी से तैयारी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।